कुल मिलाकर के आंसर हो गया 7/√2। राइट है भाई। अच्छा y को देख रहा हूं मैं, y को यों देख रहा हूं, यों, याद है टेबल में, तो मुझे क्या दिखना चाहिए? एक मिनट, हाँ तुम बताओ y में क्या, y का देख रहे हैं अपन यों, y का फार्मूला, हाँ तुम ही, x डैश साइन थीटा और प्लस y डैश कॉस थीटा। ये सही कह रहा है क्या? बिल्कुल सही कह रहा है साहब, 100%। x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। राइट है। x डैश और y डैश की जगह 3 है ना, साइन π/4, ठीक है ना, और यहां पे देखा जाए -4 कॉस π/4, ये भरना है और मैं ये भर दूंगा। ये आपको बताना चाहिए साइन π/4 1/√2 और कॉस π/4 1/√2। राइट है। तो कुल मिलाकर के कर देगा 3/√2 - 4/√2 मतलब माइनस का 1/√2। सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी 7/√2 -1/√2। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन है ना पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पिछले वाला तो बहुत आसान था, +h - h करना था। हाँ या ना? अरे है ना। अगला थर्ड पे आ जाता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड नई इक्वेशन। इसकी नई इक्वेशन बतानी, माने पुरानी है, माने मुझे x की जगह क्या घुसवाना है? x डैश। हाँ भाई x डैश और y डैश की एंट्री करवा रहा हूं। राइट है। एक मिनट 3 की जगह 3, ध्यान से सुनना भाई, मैं इसको लिख रहा हूं 3, नई इक्वेशन बना रहा हूं, -4 पूरा और प्लस का 4√2। कितने लोगों को समझ में आ गया मैं ये क्या कर रहा हूं? ये क्या कर रहा हूं? यहां क्या करूंगा मैं? कितना? x डैश, बिल्कुल x की जगह पूरी वैल्यू भरूंगा। याद है x का है ऊपर मिलते हैं, ये यू मिलते हैं, मतलब x यू मिलते हैं, ये यू मिलते हैं, यो यहां पे है ना। तो x मैं पढ़ पा रहा हूं x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, x डैश कॉस थीटा की जगह कॉस π/4 माइनस में y डैश साइन π/4, बराबर है ना भाई। हाँ भाई अब ये कौन बोलेगा? हाँ तुम बोलो। हाँ एक कैप के पास वाले, हाँ यहाँ पे क्या मिलूंगा? तो y की वैल्यू बोल रहे हैं, y की वैल्यू ध्यान है ना, यहाँ पे जो y होता है इसके ये दोनों वैल्यू बोल दो बस तुम तो। हाँ देख के बोलो, कोई तकलीफ नहीं। y = x1 साइन थीटा, बहुत शानदार, बोलता जाके। हाँ भाई ये बोल रहा है x1 साइन थीटा की जगह π/4 भर दूं प्लस y डैश, ठीक है ना, y डैश x डैश की जगह y डैश और यहां कितना cos π/4। क्या ये सही बोला है गलत बोला? 100% सही बात बोली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ भाई लेकिन कितने लोगों को पता लग गया कि x डैश के नाम पे हमारे पास दो पार्टियां आ गई? क्या आपको पता है cos π/4 कितना होता है और ये sin π/4 कितना होता है? 1/√2। तो x डैश कॉमन ले लेता हूं, x डैश के कॉमन लेते ही मेरे पास क्या रह गया? 3/√2 ये वाला, और यहां से कितना माइनस का 4/√2। सोचो नहीं आया, ये कितना आ गया? 4/√2। तो ये माइनस कहां से आया? ये वाला नहीं आ रहा। अच्छा अगला बोलो, अगला बस ये खूबसूरत बनाने का तो खेल है। अगला बोलो, y डैश कॉमन ले लिया मैंने, बताओ क्या लिखूं? ये इसकी जगह क्या लिखूं? y डैश के नाम पे क्या क्या लिखूं? बोलो। पहला ये क्या लिखा हुआ है? साइन π/4, राइट है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई करे बगैर लिखूं या करके लिखूं? क्या लिखूं बोलो? -3 साइन π/4 लिख दो। ये तो एक y डैश, और इसमें आगे कहीं कोई y डैश है क्या? कहां है? ये रहा। अब बोलो y डैश के नाम पे कितना? -4 साइन π/4 आया ना। ओके कॉस। अच्छा और प्लस में कितना? 4√2 = 0। हाँ भाई कितने लोग ये पकड़ गए? ये कितना? हाँ तो फिर फोटो में लास्ट में ले लेते हैं -x⁻√2 और यहां से ले लेते हैं कितना? माइनस का 7y⁻√2 और प्लस में कितना? 4√2 इक्वल में कितना? 0। कितने लोग समझ गए कि इसका आंसर तो हो गया x डैश प्लस 7y डैश, ठीक है ना। एक मिनट इक्वल टू में -4 = 8, मात्र 8। कोई सोच नहीं सकता जिसकी इक्वेशन थोड़ी देर पहले ये थी, सिर्फ π/4 घुमाने के बाद में लाइन की इक्वेशन ये बदल गई। अब वो आपके लिए होमवर्क हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि अगर भाई जो मैंने ऐसे ही इंटरेक्टिव क्लास लगाते ही क्वेश्चन किया तो आप में से भला तो कईयों का होगा, लेकिन मेरा बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरेक्टिव क्लास के बगैर आप में से कई लोग बहुत बुरी तरह डल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है ना, बिल्कुल गुप्त हो जाते हैं। और जैसे पूछते हैं आप में से कई लोगों को याद आने लग जाती है चीजें अचानक। हाँ भाई ये तो हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपन आगे चलते हैं।
हाँ भाई, अपना अगला टाइटल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगला टाइटल बड़ा विचित्र है, तो आपको लगेगा कि अब तक क्या कर रहे थे, ठीक है ना। अगला टाइटल है स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं, है कि नहीं। मैंने कहा था, मैं आपको ये तो कहूंगा ना, जैसे मैं आपको कहूंगा तो आपके दिमाग में यार फिर अब तक क्या कर रहे थे अपन, है कि नहीं। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन के अंदर है ना, अब बेसिकली बकायदा नाम के साथ विधिवत शुरुआत हुई है। एक्चुअली मैं बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी ये है कि कोई ये नहीं बताता, आप ये चीज बकायदा देख सकते हैं पुराने टाइम के टॉपिक्स में। इवन अगर आप बाय द वे दूसरी जगह पे भी देखेंगे तो आपको बकायदा बताया जाता है कि एक्चुअल, आप बुक्स में देखिए, बुक्स में जब आप बुक्स देखेंगे ना, बुक्स में आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूं एकदम सत्य बात है कि एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर डायरेक्ट नहीं खुलता, उससे पहले एक और चैप्टर खुलता है जिसका नाम होता है पॉइंट। तो चैप्टर पूरा होता है पॉइंट एंड देन स्ट्रेट लाइन। स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट। आप अभी तक पॉइंट पढ़ रहे थे, हालांकि ये क्या करते हैं ना, ये तो दो को कंज्यूम करके एक बना दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो अभी तक अगर देखा जाए, जिसका पॉइंट स्ट्रांग नहीं होता ना, वो अपने आप ही स्ट्रेट लाइन से हाथ धो बैठता है। अगर आपका पॉइंट ठीक ठीक है ना, तो आप स्ट्रेट लाइन कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आ जाते हैं बिना और किसी किस्म की बकवास करे बगैर, अगला टाइटल लेते हैं स्लोप। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप, है ना भाई। काम की बात यहां से, हाँ भाई, चालू है ना। हाँ भाई, सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लीजिएगा इंक्लिनेशन, फटाफट। इंक्लिनेशन लिखिएगा, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन is the angle made by it, is the angle made by it with positive x-axis, ठीक है ना, with positive x-axis, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा काम की बात, बहुत ही ज्यादा काम की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात, इंक्लिनेशन का भावार्थ क्या है। कोई भी एक लाइन अगर बाय द वे एक्स एक्सिस से कट करके जा रही है, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वो एंगल बनाती है, वो इंक्लिनेशन कहलाता है। माने जो ये एंगल बना अल्फा, ये अपने आप में इंक्लिनेशन है। पहली चीज जो आपको बिना डाउट के क्लियर हो जानी चाहिए, ये इंक्लिनेशन है। अगर ये इंक्लिनेशन है तो काम की बात ये नहीं है कि ये इंक्लिनेशन, सबको पता है एंगल इज इंक्लिनेशन, लेकिन काम की बात ये है कि अगर ये इंक्लिनेशन है तो अल्फा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में होती है। ध्यान से समझना भाई, 0 से पाई तक। कहानी पकड़ में आ गई। इसका मतलब ये कि लाइन अगर बाय द वे एक्स एक्सिस पे ही आ जाए तो एंगल 0, थोड़ा ऊपर हो जाए 20 डिग्री, फिर ऊपर हो जाए 30 डिग्री, फिर थोड़ा और ऊपर हो जाए 60, 90, फिर 120, 150 और यहां तक आते थे 180, और 180 के बाद वापस 0, 180 लगते ही 0, 180। अगर भाई तो यूं खड़ी है लाइन तो आप क्या कहोगे, आप तो यहीं से गिनोगे ना एंगल, तो वो आपकी नजर में पलट चुकी है। लेकिन जैसे यूं हुआ फिर से वापस 30 डिग्री 20 डिग्री चालू। इसका मतलब ये कि उसने कभी भी 210 नहीं दिखाया, 180 के ऊपर दोबारा दिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पलटते ही आप वापस 0 से चालू हो गए। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी लाइन का एंगल 0 से पाई में होता है। अब आगे की काम की बात सुनना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है क्योंकि मैं आपसे अगर लाइन को लेकर के कभी भी थीटा बुलवाऊंगा तो आपको हमेशा दिमाग में यह लाना है कि आपका थीटा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रन होगा, क्योंकि मामला ही 2 क्वाड्रेंट के अंदर छोड़ा। 0 से 180 तक सिर्फ 2 क्वाड्रेंट होते हैं, हाँ या ना, सिर्फ 2 क्वाड्रेंट का गेम हुआ है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आउट, फोर्थ क्वाड्रेंट आउट। क्लियर है? जो बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान से एक एक बात को पकड़ के चलना। बात बहुत छोटी बोल रहा हूं, लेकिन काम जब उठेगा तो या तो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, 2 ही बातें होंगी, ठीक है ना। और नहीं बनने के पीछे यही वजूद होगा, इसलिए क्लियर कर देता हूं, है ना। अगला पॉइंट सुनना, नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत बढ़िया, है ना। आगे आ जाओ, अगला पॉइंट ले रहा हूं। हाँ भाई, सेकंड पॉइंट ले रहा हूं। सेकंड पॉइंट लिखेगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इज स्लोप, ठीक है ना। स्लोप के अंदर सेकंड पॉइंट इज स्लोप। हाँ भाई,
ठीक है। हाँ, ब्रैकेट में एक चीज और डाल देना, मैं इसको भूल जाऊंगा इससे पहले, दैट इज ग्रेडियंट। फिजिक्स में आप अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट प्रवणता, ठीक है ना। हाँ साहब, अगले बात जाओ, लिखिएगा, ठीक है ना। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज स्लोप ऑफ द लाइन। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज स्लोप ऑफ द लाइन। लिख लिया? हाँ या ना? कितने लोगों को पता है इंक्लिनेशन माने थीटा? इसका मतलब टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन माने टेन थीटा, माने स्लोप ऑफ लाइन इज टेन थीटा। तो याद रखिएगा, इसका इनडायरेक्ट मतलब हो गया कि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा, जहां पे थीटा कौन है? ये थीटा है, जिसे आपने अभी थोड़ी देर पहले अल्फा बोला। अगर अल्फा है तो वो टेन अल्फा हो गया, स्लोप इज टेन अल्फा। अगर थीटा है तो स्लोप इज टेन थीटा। पहली चीज क्लियर होगी, ठीक है ना। हाँ भाई, सेकंड थिंग इसी के अंदर लिख लेना, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। एम से दिखाते हैं स्लोप को, हालांकि लगता नहीं है, लेकिन ये इतनी बार बोला जाएगा कि आपको याद ही हो जाएगा स्लोप माने एम। तो आप में सभी लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा कि एम इज इक्वल टू कितना? टेन थीटा। अब कितने लोगों को याद आ गया कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? याद आ गया? वो एम यही है। इसका मतलब ये है कि एम की जगह कितना पुट कर सकते हो? टेन थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं? अगला पॉइंट लिखना, ठीक है ना। पोजीशंस ऑफ एम, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ठीक है ना। पहला, एम कैन बी पॉजिटिव। सेकंड सुनना, पहले एक बार जरा समझ लो, एम कैन बी जीरो एंड थर्ड इज एम कैन बी नेगेटिव। सुनना, बहुत काम की बात, छोटी छोटी बातें वापस आपके सामने रखने का है, पकड़ना इस बात को। एम या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। एम अपने आप में पॉजिटिव कब होगा? जब आपकी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि आपका एम पूरी तरह किससे संबंधित है? टेन थीटा से। टेन थीटा माने टेन थीटा कब कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। और जीरो जीरो पर, जीरो जीरो पर, टेन जीरो जीरो होता है, 1090 इनफाइनाइट होता है। रिमेंबर, क्लियर है कि नहीं ये बात? तो अगर देखा जाए गौर से समझना भाई, है ना। एम पॉजिटिव माने लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माने थीटा जो है वो बिलोंगिंग कहां से कहां तक कर रहा है? जीरो से पाई बाई टू। ना पाई बाई टू को टच नहीं करने दे रहा मैं, पाई बाई टू को टच नहीं करने दे रहा है कि नहीं। यहां थीटा एग्जैक्ट कितना है? जीरो। थीटा कौन है? थीटा कौन है? लाइन ने जितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस से, ये थीटा कहां से कहां तक? पाई बाई टू से पाई के बीच में। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब लेकिन इसमें एक स्पेशल केस सुनना, फिर लिखना है आराम से। अगर सर कल को एम एग्जैक्टली पाई बाई टू हो जाए तो ना, एम नहीं थीटा अगर एग्जैक्टली पाई बाई टू हो जाए तो, अगर सुना थीटा अगर पाई बाई टू हो जाएगा तो आपका एम इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट अनडिफाइंड होगा। रेडी है? तो लिख लेना भाई, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, एम इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और ब्रैकेट में लिख लेना अनडिफाइंड। बोल के भी नहीं बोलते साहब, मतलब कहने का बोलते भी हैं परंतु कहते हैं नहीं बोला, ठीक है, अनडिफाइंड बोला है, ठीक है ना। लेकिन हमारे को सबको समझ में आता है कि परपेंडिकुलर लाइन के केस में, ठीक है, एम इज इक्वल टू अनडिफाइंड। हाँ, लाइन डिफाइंड रहेगा। मैं कह रहा हूं ना, बोल के भी नहीं बोलते, मतलब लाइन बोलते हैं कि ये है, लेकिन एम कितना है? अनडिफाइंड है, माने इनफाइनाइट है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना भाई। यहां तक कोई बात जो समझ में नहीं आई हो? अच्छा, ठीक है, कुछ एक फोटोज दिखा रहा हूं, ठीक है। पहली फोटो देखिए और मुझे बताइए एम कैसा। दूसरा फोटो देखिए और बताइए। तीसरा केस देखिए और बताइए थीटा कितना लोगे? जीरो। बिल्कुल पैरेलल है ना। अच्छा, ये बोलो, इसके लिए क्या बोलोगे? अनडिफाइंड।
क्लियर है ना? 4 फोटो फटाफट कॉपी में, छोटा छोटा, है कि नहीं? अब देखो पहले तो मैं बोला करता था कि अब ये 2-2 लाइन में, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अब मैं खुद कह रहा हूं कि ये 2-2 लाइन में। एम कैसा पॉजिटिव बताया, इसमें एम कैसा बताया?